एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो मिस्टर DGK। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के जो फेमस फेमस पठार हैं, जो प्लेटू है भारत के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे सारे प्लेटों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्लेटो को पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर पठार, जो पठार है वो होता क्या है। तो पठार क्या होता है, जैसे कोई नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं, तो जिनका ऊपरी सिरा क्या होता है, समतल होता है, वही क्या होता है, पठार होता है। जैसे कोई नदी बह रही है, ये इसकी जब बहने से क्या होगा कि हल्की हल्की गाड़ियां, ये टाइप की गाड़ी घाटियां बढ़ती जाएंगी, और जिसका ऊपरी जो सिरा होगा ये क्या होता है, समतल होता है। तो जो नदियों द्वारा बहाकर जो बही नदियां यहाँ से बह रही है और ये गहरी गहरी घाटियों को निर्माण कर रही है, जिसका ऊपरी सिरा क्या है, समतल है, तो ये वाला जो पोर्शन है यही क्या कहलाता है, यही प्लेटो कहलाता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लेटो क्या होता है। तो जो भारत के फेमस फेमस प्लेटो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये प्लेटो आपको नजर आ रहा है, इस प्लेटो को कहते हैं मालवा का पठार या मालवा प्लेटो। ठीक है, इसके बाद ये छोटा सा प्लेटो जो उत्तर प्रदेश के आसपास निचली बॉर्डर पे नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का प्लेटू। इसके बाद ये जो एमपी पे, लगभग एमपी पे हल्का सा यूपी पे लगा हुआ है, इसको कहते हैं बघेलखंड का प्लेटू। इसके बाद जो पूरी हिस्से में पड़ता है ये, इसको कहते हैं मेघालय का प्लेटू, ये पूरी तरह मेघालय में है। इसके बाद ये नजर आ रहा होगा आपको, ये छोटा नागपुर का प्लेटू। इसके बाद ये दंड का पठार। ठीक है, और इसके बाद ये जो पठार आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं तेलंगाना का पठार। क्या? तेलंगाना का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पठार है, ये रॉयल सीमा का पठार है, और ये तमिलनाडु का पठार, और इसके बाद ये जो कर्नाटक का पठार है, और ये महाराष्ट्र का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुल मिला के ये सारे सारे पठार हैं जो भारत के फेमस फेमस पठार हैं। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है, तो इन पठारों से लेकर बस बहुत ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पठार है कि किस क्षेत्र में फैला हुआ है, किस राज्य में फैला हुआ है, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखा गया है कि और एक दो क्वेश्चन ऐसे टाइप के भी पूछे जाते हैं कि इन पर जो भी पठार फेमस, ज्यादा फेमस पठार हैं उनमें, कि उनकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है। बस यही क्वेश्चन आज तक एग्जाम में देखे गए हैं, तो बस यही डिस्कस करने वाले हैं वीडियो को। चलिए एक एक करके सारे सारे पठारों को डिस्कस करते हैं। पहला पठार लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है, इसकी बात करें कि किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो ये यूपी और एमपी दो राज्यों में फैला हुआ है। कौन से? यूपी और एमपी राज्यों में फैला हुआ है। इस जो पठार का निर्माण जो है किस नदियों के द्वारा हुआ है, तो इस नदी, जो यूपी में बहने वाली नदियां जो झांसी के आसपास निकलती है, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी के द्वारा, इन नदियों, बेतवा नदी के द्वारा इसका पठार प्लेटू का निर्माण हुआ है। और ये किस किस राज्य में? एमपी और यूपी। तो आप क्वेश्चन आएगा बुंदेलखंड का पठार किस किस राज्य में है, तो किस राज्य में? यूपी और एमपी। तो बस बुंदेलखंड पठार के बारे में इतनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड का जो विस्तार है वो किस किस किन किन राज्यों में है, तो बघेलखंड का जो विस्तार है लगभग, तो आप देख पा रहे हैं इमेज पे, वो पूरी तरह मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा सा हिस्सा है सोनभद्र का, और जो मिर्जापुर का हिस्सा है, वो यूपी का सोनभद्र और मिर्जापुर का हिस्सा वही आता है। ये भी जो बघेलखंड है, ये भी यूपी और एमपी दोनों ही राज्यों में पड़ता है, लेकिन लगभग आधे से ज्यादा, लगभग पूरा ही मान सकते हैं हिस्सा एमपी में, थोड़ा बहुत हिस्सा यूपी में भी पड़ता है। ठीक है, तो बघेलखंड के पठार की बात हो गई। इस पठार की बात करें कि इसका निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है, तो एक नदी इधर से निकलती है, रिहंत नदी, सोनभद्र के पास से, और एक नदी निकलती है सोन नदी। तो लगभग सोन नदी और रिहंत नदी, इन दोनों नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, बघेलखंड के पठार का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। ये बघेलखंड के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मेघालय के पठार की। जो मेघालय के पठार है, ये लगभग पूरी तरह से मेघालय राज्य में ही फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग पूरी तरह से ही मेघालय राज्य में फैला हुआ है। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसका जो सर्वोच्च चोटी है, मैंने बताया था ना आपको कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ जो फेमस पठार है उनकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है। जो मेघालय का पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है शिलांग शिखर। क्या? शिलांग शिखर। तो मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? शिलांग शिखर।
ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत की दृष्टिकोण से और एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के पठार के इसको भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? भारत के जो रूर प्रदेश है उसकी संज्ञा दी जाती है। अब फ्रेंड्स माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रूर प्रदेश आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रूर है प्रदेश है, ये जर्मनी का एक प्रदेश है, रूर प्रदेश। ठीक है, इसको ही वहां पे, क्योंकि उस जो जर्मनी का रूर प्रदेश है वहां पे खनिज संसाधनों, जो खनिज है और जो प्रत्येक प्रकार के खनिज हो गया, जैसे लोहा, कुछ भी ले लीजिए, सीमेंट, मोर, जो भी हर प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। तो जो खनिजों के लिए बहुत ही अच्छा भंडार है जो जर्मनी का रूर प्रदेश है। इसलिए जब किसी चीज जो कोई पार्टिकुलर स्थान पे फेमस हो जाती है तो उसका उसकी संज्ञा दूसरे, जब कोई यही यही कंडीशन जब दूसरे राज्यों पे अप्लाई होती है तो वहां पे उस प्रदेश का नाम देकर के वहां की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए जो भारत का जो रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है भारत में, उसको कहते हैं छोटा नागपुर के पठार। और जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या? पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं, यही क्या है? छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है फ्रेंड, जो छोटा नागपुर का पठार है, इससे जो एक फेमस नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है, ये छोटे नागपुर के पठार को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। ठीक है, ये छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी छोटा नागपुर को पठार और दक्षिणी छोटा नागपुर को पठार। ये उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, ये पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन से? जैसे ये कोई ये निकल जैसे ये निकल गई हमारी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और ये उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ये दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार फिर दोबारा 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हजारीबाग का पठार और दूसरा कोडरमा का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो नीचे का रांची का पठार है, इससे एक फेमस नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। ये भी आप याद रखिएगा। आई होप आपको छोटा नागपुर का पठार समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है, जो मालवा प्लेटू है, ये जो है अपनी काली मिट्टी के उत्पादन के लिए ज्यादा जाता था, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये लगभग काली मिट्टी के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे कपास की खेती और जो सोयाबीन की खेती है, बहुत ही अच्छी खेती होती है मालवा के प्लेटू में, काली मिट्टी पाए जाने के कारण। और अगर बात करें कि ये किस किस प्रदेश में फैला हुआ है मालवा का पठार, सॉरी फ्रेंड, पिछले क्वेश्चन में हमने जो छोटा नागपुर का पठार है वो किसके राज्य में फैला है इसकी चर्चा नहीं की, चलिए इसकी वापस से चर्चा कर लेते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है वो किस किस राज्य में फैला हुआ है? पहला ये राज्य जो आपको नजर आ रहा होगा, ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, ये आज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार आंध्र प्रदेश से नहीं लगता। ठीक है, तो उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये वेस्ट बंगाल। 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मालवा के पठार की। जो मालवा का पठार है, ये राज्यों की सीमा किससे लगती है? ये हो गया राजस्थान, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, और ये यूपी का लगभग पश्चिमी एरिया, जो आगरा और मथुरा वाला एरिया, वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बॉर्डर सीमाएं मालवा प्लेटू की पाई जाती हैं। तो मालवा प्लेटू इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के पठार की। जो महाराष्ट्र का पठार है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। ये जैसे मैंने घाटों वाले वीडियो में आपको बताया था, यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस घाट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जो महाराष्ट्र का पठार है, ये पूरी तरह महाराष्ट्र राज्य में ही फैला हुआ है, और ये भी काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस स्थान है। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार। अब बात करते हैं कर्नाटक के पठार की। जो कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक और ये केरल दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक और केरल राज्यों में फैला हुआ है। और तो इसके जो ये कर्नाटक का पठार है, इसको जो 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी कर्नाटक का पठार और जो दक्षिणी कर्नाटक का पठार। जो केरल वाला आसपास का एरिया, इसको दक्षिणी कर्नाटक का पठार, और जो ऊपर वाला एरिया उसको उत्तरी कर्नाटक का पठार कहते हैं। जो उत्तरी कर्नाटक का पठार है उसको कहते हैं मलंद। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मलंद। जो उत्तरी कर्नाटक का पठार है उसको मलंद कहते हैं, और जो दक्षिणी कर्नाटक का पठार है इसको मैदान कहते हैं। क्या? मैदान ही कहते हैं। ठीक है, मलंग और मैदान। जो कर्नाटक के पठार है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? मुलानगिरी है। क्या? मुलानगिरी इसकी सर्वोच्च चोटी है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पूछा गया, तो आप इसको याद रखिएगा। मुलायमगिरी की जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी किसकी है? कर्नाटक के पठार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो आपको पठार प्लेटू दिख रहा है, इसको कहते हैं दंडकारण्य का पठार। जो दंडकारण्य का पठार है, ये भी बहुत फेमस पठार है। इससे दो फेमस नदियां निकलती हैं, एक है महानदी और दूसरी है गोदावरी। महानदी और गोदावरी नदियां निकलती हैं दंडकारण्य के पठार से। और ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा और ये छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना के पठार। तो जो तेलंगाना का पठार है, ये पूरी तरह से तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, तेलंगाना का पठार पूरी तरह से तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं रॉयल सीमा का पठार। जो रॉयल सीमा का पठार है, रॉयल सीमा का जो पठार है, वो किस किस राज्य में फैला हुआ है, उसकी चर्चा करें तो रॉयल सीमा का पठार है, ये नीचे ये देख रहे होंगे आप, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और ये कर्नाटक के भी हल्का फुल्के हिस्से में पाया जाता है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में फैला हुआ है रॉयल सीमा का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु के पठार की। तो ये पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में ही फैला हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो तमिलनाडु के पठार की एक फेमस बात ये है कि जो गायत्री गायत्री नदी है, इसी से निकलती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि जो गायत्री नदी है, उसका बहाव कहाँ को है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अर्थात वह गायत्री नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम में जाती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती है और यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियों में आके विलुप्त हो जाती है। कौन सी? गायत्री नदी। तो ये भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के पठार में निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लगभग हमने सारे के सारे पठारों को डिस्कस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने दक्कन ट्रैप का नाम सुना होगा, दक्कन ट्रैप और दक्कन का पठार, ये कौन कौन सा पठार होता है? तो फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और कर्नाटक का पठार और जो रॉयल सीमा का पठार है, इनको जब मिला के चारों को मिला दिया जाता है, ये वाला जो एरिया, ये क्योंकि आप, मैं पेन चेंज करके बता दे रहा हूँ कौन सा एरिया हो गया, हाइलाइटर ले लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया हो गया, बात करें तो ये जो एरिया, ये पूरा, इसको ही दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये वाला एरिया है, इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में 4 पठार आते हैं फेमस फेमस, उनको याद रखिएगा कौन कौन सा है। कि दक्कन ट्रैप में कौन सा हो गया? ये महाराष्ट्र का पठार, ये तेलंगाना का पठार और ये रॉयल सीमा का पठार और ये कर्नाटक का पठार। 4 पठार आते हैं। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो ताप्ती नदी है, वो दक्कन ट्रैप में होकर बहती है या नहीं? तो जो ताप्ती नदी है, वो कहाँ से निकलती है? आपको अगर याद होगा, लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कहाँ से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ताप्ती नदी निकलने के बाद, जो ताप्ती नदी निकलती है इधर से, तो ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में, तो वो दक्कन ट्रैप के पूर्व हिस्से से बहती है। इसका मतलब कि वो ताप्ती नदी क्या है कि दक्कन ट्रैप से होकर नहीं बहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दक्कन ट्रैप क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे तो नहीं गए, तो चलिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि रांची का पठार, रांची के पठार से किस नदी का उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, रांची के पठार किस नदी, जैसे हम रांची का पठार तो कोई फेमस पठार तो है नहीं, वो किसका पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। 2 भागों में बटा था। ऊपर का जो हिस्सा था वो भी 2 भागों में बढ़ गया था। ऊपर गया था हजारीबाग का पठार, ये वाला हिस्सा कोडरमाग पठार। नीचे था रांची का पठार। रांची के पठार से एक नदी निकली थी, उस नदी का नाम में पूछा गया, क्या नाम थी? स्वर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुलानगिरी किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जो मुलानगिरी है किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की बात करें, वहां पे पाया जाने वाला जो कर्नाटक का पठार है, उसको जो उत्तरी हिस्सा था उसको मलंद कहते थे और नीचे हिस्से को मैदान कहते थे। ठीक है, कर्नाटक के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको क्या कहते थे? मुलानगिरी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो दक्कन ट्रैप कपास की खेती के लिए जाना जाता है, जरूर जाना जाता है दक्कन ट्रैप, क्योंकि महाराष्ट्र के जो आसपास का एरिया पूरी तरह से काली मिट्टी से बना हुआ है, तो वहाँ पे कपास खेती, जानते हैं आपकी काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। तो ऑप्शन इसका ए नंबर तो सही हो गया। दूसरा है, दक्कन ट्रैप से कावेरी नदी बहती है।
तो हमने फ्रेंड्स बात की थी ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी तो नहीं बहती है, लेकिन जो कावेरी नदी है दक्कन ट्रैप से होकर बहती है। इसका और कावेरी नदी क्या है, दक्कन ट्रैप से होकर बहती है। और पूछा क्या गया, कावेरी नदी दक्कन ट्रैप से कावेरी नदी नहीं प्रवाहित होती, तो इसका मतलब बहती है। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में दंडकारण्य का पठार का विस्तार नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने जो दंडकारण्य के पठार की बात की थी वो किस किस राज्य में फैला हुआ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में फैला हुआ था। झारखंड में इसका कोई विस्तार नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज ये आपने लेक्चर देखा होगा तो आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। यानी कि चारों ओर से ये भी पर्वतमाला, ये भी पर्वतमाला, ये भी पर्वतमाला चारों ओर से घिरे होते हैं, तो उन पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कर जरूर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू for watching my video.